हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, हमारे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट किया था। आज उसी पे आगे हम मूव करेंगे और आज हम सीखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो टर्म्स समझा देना चाहता हूँ। एक तो हमें पढ़ना है कि रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट क्या होता है। डिफरेंट रिएक्टेंट के लिए जो रेट कांस्टेंट होते हैं डिफरेंट उन रेट कांस्टेंट में रिलेशन कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले हम वो सीखेंगे। उससे भी पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दो स्टेटमेंट दिए थे और मैंने आपसे पूछा था आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है दोनों स्टेटमेंट में, ठीक है। तो वो पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं कि उन दोनों में से स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स था। तो बेटा स्टेटमेंट नंबर 1 था आपके पास, एवरी unimolecular reaction must be first order reaction। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 था हमारे पास, एवरी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मस्ट बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या कभी फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है? तो देखो बेटा, हमने पढ़ा था कि जो भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी होती है उसे हम रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से हम उसकी ऑर्डर को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोल रहा हूँ, मतलब कि रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी बोल रहा हूँ मैं? रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी है? 1 है। लेकिन रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से सिर्फ उसकी मोलिकुलरिटी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि मोलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, जबकि ऑर्डर क्या है? एक प्रैक्टिकल कांसेप्ट है। रिएक्शन की ऑर्डर अगर हमें बतानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें प्रैक्टिकल डाटा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन हम कभी नहीं बोल सकते कि रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से कि रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर है। रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री बोलती है कि वो 1 है। रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि कोई ए रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। क्या कहीं पे हमें ये बोला है कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है? नहीं बोला ना। हमें यहाँ पे कहीं किसी ने बोला कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है? नहीं हो रही, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रही है, मतलब कि इस रिएक्शन की आप ऑर्डर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, रिएक्शन की शकल ये बोल रही है कि यहाँ पर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि रिएक्शन आपको यूनिमोलिकुलर दिख रही है, ठीक है। तो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से आप उसकी मोलिकुलरिटी जरूर एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से उसका ऑर्डर कभी भी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। इसलिए जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। इसके बाद मैंने आपको सेकंड स्टेटमेंट दिया था, और सेकंड स्टेटमेंट कुछ इस तरह से था, एवरी यूनिमोलिकुलर elementary reaction must be first order reaction। स्टेटमेंट नंबर सेकंड वाला ये कहता है कि यूनिमोलिकुलर मतलब कि वापस वही बात है कि मोलिकुलरिटी है 1 है। एलिमेंट्री रिएक्शन, इसका मतलब हो गया कि एक ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए देखिए बेटा, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर, अगर आपने विजिट नहीं किया तो वापस में चेक कर लेना। वहां पर मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री रिएक्शन से एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अगर हमें ऑर्डर लिखना है तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर लिखते हैं वो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देखकर हम लिख सकते हैं। तो मतलब कि एलिमेंट्री रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। अगर सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है ये रिएक्शन, मतलब कि इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से मैं ये बता सकता हूँ कि इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है? 1 है, और ऑर्डर कितना है? 1 है। तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आप उसका ऑर्डर रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन अगर हमें नहीं बोला है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम उसका ऑर्डर कभी भी इसकी स्टोइकियोमेट्री से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्लियर है दोनों स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या आपका फॉल्स हो गया, एंड स्टेटमेंट नंबर 2 क्या आपका ट्रू हो गया। चलिए, एक और मैं चीज समझा देना चाहता हूं यहाँ पर, चाहे आप इसे नोट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से सुनिएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन must be complex reaction।
एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा क्या होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं हो सकती है। अगर ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी मतलब कि आप इसकी मोलिकुलरिटी कितनी बोलना चाहते हो, आप इसकी मोलिकुलरिटी बोलोगे जीरो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कभी जीरो हो ही नहीं सकती। अगर मोलिकुलरिटी जीरो होगी मतलब कि वहां पर रिएक्टेंट ही क्या है, नहीं, अगर रिएक्टेंट नहीं तो रिएक्शन कहां से हुई, ठीक है ना। तो ये चीज कभी पॉसिबल नहीं है कि रिएक्शन की मोलिकुलरिटी जीरो हो जाए, ये हमने पढ़ा था मोलिकुलरिटी में, ठीक है। लेकिन एक जीरो ऑर्डर जीरो हो सकता है लेकिन मोलिकुलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। और जो भी ऑर्डर है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा कैसे होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होगी, वो मल्टी स्टेप में कंप्लीट होगी। क्लियर है। तो ये थे तीनों स्टेटमेंट जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव में बहुत यूजफुल हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे मूव करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट। देखिए ध्यान से समझिएगा इसे। पहले तो मैं रिलेशन लेता हूं आपके लिए, जो हमारी यूनिवर्सल रिलेशन है N1A प्लस N2B gives N3C प्लस N4B। एक रिएक्शन मैंने लिख ली, ठीक है। अब मैं आपको ये बोलता हूं कि मुझे इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दीजिए इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल रेट लॉ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के फॉर्म में अगर हमें यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखूंगा बेटा मैं, R इज इक्वल टू, अगर एक ही टर्म से लिखनी है तो -1/n1 into dA/dt या फिर -1/n2 into dB/dt या फिर 1/n3 into dC/dt और 1/n4 into d of d/dt। तो ये तो क्या फॉर्म हो गया हमारा, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गई इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब मैं ये बोलूं कि आप मुझे इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दीजिए इन द फॉर्म ऑफ रेट लॉ। क्या बोल रहा हूं मैं, रेट लॉ के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दीजिए। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ अगर हमें किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू K into A to the power X and B to the power Y। क्लियर है, यही होगा। रेट लो लिख रहे हैं, ठीक है। रेट लो कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू K into A to the power X and B to the power Y। ऑब्वियसली बात है X और Y क्या है, A की स्टोइकियोमेट्री और B की स्टोइकियोमेट्री। लेकिन यहाँ पे कितनी है, N1 और N2, और हमने पढ़ा है कि हम किसी भी रिएक्शन के लिए अगर उसकी स्टोइकियोमेट्री लिख रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइज चाहिए ना, ठीक है। प्रैक्टिकल डाटा चाहिए तभी हम लिख सकते हैं x और y की वैल्यू, डायरेक्ट हम लिख नहीं सकते, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोनों की। ये भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन इसी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन है ना। तो देखो ध्यान से, अगर r इज इक्वल टू ये है और r इज इक्वल टू ये है तो दोनों के इक्वल लिख दूं मैं। तो देखो इन दोनों के एक दूसरे के इक्वल लिखता हूं तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, -1/n1 into d of a by dt is equal to k into a to the power x and b to the power y। क्लियर, यहां तक सही है। अब मुझे ये बताओ ये टर्म क्या है, ये पूरा टर्म क्या है, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए। ये क्या है पूरा, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए। ये के क्या है आपका, इस के का मतलब हो गया रेट कांस्टेंट। क्या हो गया, रेट कांस्टेंट इस रिएक्शन का मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं ये कहूं n1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, n1 क्या है, कांस्टेंट है, k भी है कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट अगर मैं साथ में ले आऊं तो बताओ मेरे पास क्या होगा, मुझे एक इक्वेशन मिलेगी माइनस d of a by dt is equal to n1 into k into a to the power x and b to the power क्या मिल जाएगी बेटा, y मिल जाएगी।
अब बताइए मुझे, अब इस टर्म का मतलब क्या हो गया? क्या अब भी इसे आप रेट ऑफ रिएक्शन बोलोगे? नहीं, अब ये क्या है? अब ये हो गया आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। सही है? इसका मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हो गया। और इसका मतलब क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन टर्म्स ऑफ ए। ये क्या है? n1 into k। देखो दोनों क्या है? कांस्टेंट है। n1 भी कांस्टेंट है और k भी क्या है? एक कांस्टेंट है। तो दोनों कांस्टेंट मिलके नया कांस्टेंट बनाते हैं यहाँ पर, जिस कांस्टेंट को हम बोलेंगे यहाँ पर ka। क्या बोलेंगे? ka। अब बताइए ये ka किसका कांस्टेंट है? इसे क्या बोलेंगे? k को। जैसे k था रेट कांस्टेंट था, ठीक है, k क्या था? आपका रेट कांस्टेंट था, ठीक है, फॉर द रिएक्शन। अब ये जो k है n1 into k को हमने क्या बोला? ka बोल दिया। और ये किसका कांस्टेंट हो जाएगा? ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के लिए क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से एक नया फॉर्मूला बन रहा है बेटा। यहां से देखिए, इसे देखिए, ये क्या है? ka इज इक्वल टू हो गया n1 into k। अब मुझे बताओ ये k क्या है? मतलब कि रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के डिसअपीयरेंस का ये रेट कांस्टेंट है, इज इक्वल टू n1 क्या है? ए की स्टोइकियोमेट्री इनटू k क्या है? बताओ ये k क्या था? रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन था। तो इस k को क्या बोलूं मैं? k रिएक्शन बोल दूं। क्या बोल दूं? k रिएक्शन बोल दूं। तो अब अगर मुझे पर्टिकुलर a के रेट कांस्टेंट को लिखना है, a के डिसअपीयरेंस वाले कांस्टेंट को लिखना है, a के डिसअपीयरेंस वाले कांस्टेंट को लिखना है, तो क्या है वो? k into n1 into k रिएक्शन। अगर मुझे इसी तरह से b के लिए लिखना होगा तो मैं क्या लिखता? kb इज इक्वल टू क्या लिखता बेटा? स्टोइकियोमेट्री ऑफ b कितनी है? इनटू k रिएक्शन लिख लेता। अगर मुझे c की तरफ लिखना क्या लिखता? kc इज इक्वल टू n3 into k रिएक्शन लिखता। तो मुझे बताओ यहाँ से क्या दिख रहा है आपको? यहाँ से ये फॉर्मूला दिख रहा है और वो फॉर्मूला ये कहता है कि अगर k रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिखना है आपको, k रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट लिखना है आपको, तो k रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, सॉरी स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इनटू क्या हो जाएगा? k रिएक्शन। क्या हो जाएगा? k रिएक्शन। तो एक नया फॉर्मूला यहां से जनरेट हो रहा है कि अगर किसी रिएक्टेंट का कांस्टेंट लिखना है तो रिएक्टेंट का कांस्टेंट कैसे लिखोगे? उसकी स्टोइकियोमेट्री इनटू क्या करोगे? k रिएक्शन करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल सिखाऊंगा तब मैं आपको और पता चलेगा कि ये आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये कहां पर यूज होना है। अगर हमारे पास a b c और d चारों के डिफरेंट रेट कांस्टेंट गिवन है, इनके रेट कांस्टेंट क्या बनाएंगे? रिएक्टेंट के रेट कांस्टेंट, और इनके रेट कांस्टेंट क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट के रेट कांस्टेंट। अब से अगर ये पूछे क्वेश्चन में क्या इन चारों के रेट कांस्टेंट के अंदर क्या बताओ? रिलेशन बताओ कि चारों के रेट कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, तो हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इस फॉर्मूले के थ्रू एक्सप्लेन कर पाएंगे। समझा? तो मैं आपको और अच्छे से पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए। नोट कर लिए? चलिए आगे हम करते हैं। इसे मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ आपके लिए। यहाँ साइड में फॉर्मूला लिखता हूँ आपके लिए ताकि आपको याद रहे। के रिएक्टेंट अगर हमें लिखना है तो के रिएक्टेंट कैसे लिखेंगे? स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इनटू के रिएक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि आपके पास एक रिएक्शन है 2a plus 3b gives c प्रोडक्ट। ठीक है, 2a plus 3b plus c प्रोडक्ट आपको गिवन है और हमें यहाँ बुलाया है क्वेश्चन में कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन k1 k2 एंड k3। ठीक है, जहां पर k1 क्या है? k1 आपके पास
रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, K2 है आपके पास रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डी, और K3 आपके पास रेट कांस्टेंट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। ठीक है, इन तीनों के बीच आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है। स्टार्ट करें तो देखो K1 को क्या लिख सकते हैं, K रिएक्टेंट है, अगर K रिएक्टेंट है, K1 क्या है, रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट ना, तो रिएक्टेंट के रेट कांस्टेंट क्या लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्री इनटू K रेशियो लिखेंगे। तो बताओ मुझे K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्टोइकियोमेट्री इनटू रेट कांस्टेंट, सॉरी स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इनटू K रेशियो। मतलब स्टोइकियोमेट्री कितनी है, फर्स्ट A के लिए कितनी है स्टोइकियोमेट्री, 2 है, कितनी है 2, इनटू क्या लिखूंगा, K रेशियो लिखूंगा, इनटू क्या लिखूंगा, K रेशियो। K2 के लिए क्या लिखूंगा, बताओ स्टोइकियोमेट्री कितनी है 3, इनटू K रिएक्शन लिखूंगा। K3 के लिए क्या लिखूंगा, बताओ रिएक्शन की साइड में स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1, तो 1 इनटू K रिएक्शन लिखूंगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा कि K1 K2 और K3 में रिलेशन बताओ। K1 की वैल्यू 2 इनटू K रेशियो है, K2 की वैल्यू 3 इनटू K रेशियो है, और K3 की वैल्यू 1 इनटू K रेशियो है। तो अगर मैं यहां से K रेशियो निकालूं तो बताओ K रेशियो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन सॉरी K1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां से K रेशियो क्या आ जाएगा, K2 अपॉन 3 हो जाएगा, और यहां से K रेशियो क्या आ जाएगा, K3 अपॉन 1 मतलब K3 हो गया। K रेशियो की वैल्यू है, K रेशियो की वैल्यू ये है, K रेशियो की वैल्यू ये है, तीन को इक्वल कर दो तो यहां से क्या आ जाएगा, K1 अपॉन 2 इज इक्वल टू K2 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, K3। बताओ हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या था कि K1 K2 और K3 में रिलेशन बताओ, तो ये रहा K1 K2 और K3 में रिलेशन। यहाँ पर आप फर्दर एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, यहाँ तक सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये था आपका आंसर, रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3। इसलिए मैंने आपको ये चीज सिखाई कि अगर किसी रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट हमारे पास गिवन है, तो उस रिएक्टेंट के रेट कांस्टेंट अगर हमें रिलेशन कैलकुलेट करने को बोलता है, रिलेशन फाइंड आउट करने को बोलता है, तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इनटू रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा और उसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। नोट करिए। चलिए अब आगे मूव करते हैं, न्यूमेरिकल देता हूं आपको। देखिए मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, N2O5 gives 2NO2 plus half O2। ठीक है, और हमें यहाँ पर वही करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3। ठीक है, K1 K2 एंड K3 इन तीनों में रिलेशन होता है। एक और चीज यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है वो चीज, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 गिवन है, जो कितनी है माइनस डी ऑफ N2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू आपको गिवन है K1 इंटू N2O5। फिर आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 गिवन है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 गिवन है, d ऑफ NO2 बाय dt इज इक्वल टू K2 इंटू NO2। ठीक है, और फिर आपको गिवन है यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, ये भी गिवन आपको, जो गिवन है d ऑफ O2 बाय dt इंटू K3 इंटू O2। चलिए तो ये है आपका न्यूमेरिकल। ऐसे कीजिए, इसे अभी सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आप न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व कीजिए, K1 K2 K3 में रिलेशन बताइए, और फिर आप एक्सप्रेशन चेक कीजिए जो मैं अभी करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आई होप आपने कर लिया वो सॉल्यूशन। देखते हैं अब इसमें रिलेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 गिवन है, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 गिवन है, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 गिवन है। ये K1 K2 K3 और के कंसंट्रेशन। अच्छा ध्यान से देखिए, तो हमने अगर रेट कांस्टेंट लिखा था, K रिएक्टेंट लिखा था, तो K रिएक्टेंट क्या था,
स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री मतलब कि n into k रिएक्शन था। और ये था k रिएक्शन क्या था, स्टोइकियोमेट्री into k रिएक्शन था। अगर आप इस k1 को देखो तो ये k1 क्या दिख रहा है आपको, बताओ ये k1 क्या दिख रहा है? ये k1 है आपका रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट। क्या है आपका रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट, जो k पढ़ रहे थे पहले वो ka है ये। तो इस k1 को क्या लिखता हूं मैं, इस k1 को मैं लिख सकता हूं स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, मतलब कि n1 into k रिएक्शन लिख सकता हूं। बताओ फर्स्ट N2O5 के लिए स्टोइकियोमेट्री कितनी है, तो N2O5 के लिए स्टोइकियोमेट्री 1, तो K1 की वैल्यू कितनी होगी 1 into K रिएक्शन हो गई। इस K2 के लिए बात करो, K2 के लिए क्या हो जाएगी स्टोइकियोमेट्री into K रिएक्शन। बताओ स्टोइकियोमेट्री कितनी है N2 की 2, 2 into क्या हो जाएगा K रिएक्शन। इस K3 की बात करो तो ये कितनी हो जाएगी हाफ into K रिएक्शन हो गया। चलिए के रिएक्शन का तीनों से रिलेशन निकाल लेते हैं। तो के रिएक्शन फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगी, फर्स्ट के लिए के रिएक्शन हो जाएगी K1 K1, सेकंड के लिए के रिएक्शन हो जाएगी K2 upon 2 के इक्वल, और थर्ड के लिए के रिएक्शन क्या हो जाएगी K3 upon हाफ, तो हाफ पर चला जाएगा बल्कि 2 into K3 into में हो जाएगा। चलो के रिएक्शन तीनों को इक्वल कर लेते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगा कि K1 is equal to K2 by 2 is equal to 2K। इसे चेक कर लीजिए into 2K3, सॉरी 2K3 बस। तो ये आ गया आपका रिलेशन बिटवीन द K1 K2 एंड K3। आंसर लेके और भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये था रिलेशन बिटवीन K1 रिएक्टेंट के रेट कांस्टेंट में कैसे आप रिलेशन चेक करते हो, ये कंसेप्ट उसके ऊपर बेस्ड था। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब चलिए इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए। चलिए नोट, चलिए आगे मूव करते हैं और आगे हम सीखेंगे अब सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे एक रिएक्शन है, मैं रिएक्शन लिखता हूं A plus 2B gives 3C प्रोडक्ट, ओके। एक रिएक्शन कुछ इस तरह से A plus 2B gives C प्रोडक्ट लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या कहता है, रिएक्शन का ऑर्डर हमें ये बताता है इट टेल्स दैट हाउ rate of reaction changes on the concentration of reactant. The order of reaction tells that how the rate of reaction changes on the concentration of reactant. जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होती है वैसे वैसे उसका
रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगा उसके ऊपर कौन हमें एक्सप्लेन करता है, ऑर्डर एक्सप्लेन करता है। जैसे मैं इस रिएक्शन की अगर रेट लो लिखूं तो रेट लो क्या लिखोगे बेटा, आप ये लिखोगे R = K into A to the power 1 and B to the power 2। ठीक है, अगर इस रिएक्शन को मैं एलिमेंट्री रिएक्शन मान लूं तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अगर ऑर्डर लिखना है तो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू देके हम लिख सकते हैं। तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन के हमने रेट लो लिखा कि R = K into A to the power 1 and B to the power 2। अब मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि मैंने A की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, मैंने A की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज हुई होगी। तो ऑब्वियसली बात हमें दिख रहा है, अगर मैं A की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज करता हूं तो क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। A की जगह क्या हो जाएगा, 2A into B to the power 2। पावर कितनी है की, 1 है, मतलब कि यहां पर अगर आप A की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज करते हो तो A से कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली बात है ये भी कितने टाइम इंक्रीज होगा, 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। सही है बात। अगर मैं ये बोलूं कि मैंने A की कंसंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज कर दिया तो बताओ रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज हुई, ये भी 4 टाइम इंक्रीज हुई। मतलब कि अगर A की पावर हो, यहाँ पर A की पावर ऑर्डर कितनी थी, 1 थी, A की स्टोइकियोमेट्रिक कितनी थी, 1 थी, ऑर्डर कितनी 1 है। तो अगर A का ऑर्डर जब 1 है तो जैसे जैसे आप A की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। A की कंसंट्रेशन में 8 टाइम इंक्रीज कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी टाइम इंक्रीज हुई, 8 टाइम इंक्रीज हुई। A की कंसंट्रेशन में 32 टाइम्स इंक्रीज कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन में 32 टाइम्स ही क्या हुई, इंक्रीज हुई। जब एक किसी रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर 1 होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन उसके साथ क्या होती है, साइमल्टेनियसली क्या होती है, चेंज होती है। सही है। अगर मैं A की कंसंट्रेशन को हाफ कर दूं यहां पर तो ऑब्वियसली बात क्या लिखूंगा, A की जगह A/2 लिखूंगा, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, A/2 हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ऑर्डर 1 होगी किसी रिएक्शन की, किसी रिएक्टेंट की, सॉरी रिएक्शन नहीं, किसी रिएक्टेंट की ऑर्डर 1 होगी तो जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी वैसे वैसे क्या होगी, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी, साइमल्टेनियसली चेंज होगी। बताओ मैं अगर B के लिए बात करूं, मैंने B के लिए बोल दिया कि B की कंसंट्रेशन मैंने 4 टाइम इंक्रीज कर दी, मैंने 4 टाइम B की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज हुई, बताओ बताओ। देखो यहाँ पर R = क्या हो जाएगा, K into A to the power 1 and B to the power क्या हो जाएगा 2। B की कंसंट्रेशन आप 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, 4 into B हो जाएगा, एंड 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज होगी, 16 टाइम इंक्रीज होगी। सही है। अगर मैं B की कंसंट्रेशन को सिर्फ 2 टाइम इंक्रीज करता, कितने टाइम इंक्रीज करता, कंसंट्रेशन को B की कंसंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज करता, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज होती, ये 4 टाइम इंक्रीज होती। सही है। जब किसी रिएक्टेंट का स्क्वायर हो, किसी रिएक्टेंट की पावर क्या हो, 2 हो, ठीक है, किसी रिएक्टेंट की पावर 2 हो तो उसकी कंसंट्रेशन में जैसे जैसे आप चेंज करोगे उसी का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, उतना ही क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज होगा। जैसे हमने B की कंसंट्रेशन पहले 4 टाइम की तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम हो गई थी, 4 का स्क्वायर 16 टाइम हुई थी। अभी मैंने B की कंसंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज की तो 2 का स्क्वायर कर दिया 4 हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज हुई, 4 टाइम इंक्रीज हुई। तो किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, चेंज होती है। यही कौन सिखाता है हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सिखाता है। हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ये बोल सकते हैं कि कैसे हम किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करके उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मैं ये बोलता कि A की कंसंट्रेशन मैंने 2 टाइम इंक्रीज की और B की कंसंट्रेशन मैंने 2 टाइम डिक्रीज कर दी, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अब आपके सामने बोल रहा हूँ कि A की कंसंट्रेशन 2 टाइम इंक्रीज की और B की कंसंट्रेशन 2 टाइम डिक्रीज की, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो रेट ऑफ रिएक्शन R = क्या हो जाएगा, K into A की कंसंट्रेशन 2 टाइम तो 2A into B की कंसंट्रेशन 2 टाइम डिक्रीज मतलब कि B/2 का स्क्वायर। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो ये तो 2 हो गया इनटू ये क्या गया 1/4, मतलब कि 1/2 टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हाफ क्या होगी, डिक्रीज होगी। सही है ना, हाफ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसी तरह से आप एक रिएक्शन के लिए उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगी वो आप किसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके ऑर्डर से चेंज एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑर्डर प्रैक्टिकल डाटा के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ऑर्डर को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए, प्रैक्टिकल डाटा चाहिए। तो प्रैक्टिकल डाटा जब हमारे पास गिवन होता है ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके थ्रू में सीखेंगे, ठीक है। तो मैं एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं आपको, उसके थ्रू अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट करनी है मैं।
देखिए टॉपिक है आपका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेता हूं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड रेट लो लिखो यहां साथ में, एंड रेट लो दोनों के साथ में, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। देखो एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं आपके लिए, जैसे न्यूमेरिकल का एक रिएक्शन आपके पास 2NO plus 2H2, 2NO plus 2H2 दोनों क्या है, गैस है, gives N2 गैस plus 2H2O गैस। ओके, और आपको कुछ फॉलोइंग डाटा गिवन है, फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन्ड। क्या है डेटा कुछ गिवन है आपको, एक गिवन है आपको कंसंट्रेशन ऑफ NO, एक गिवन है आपको कंसंट्रेशन ऑफ H2 और एक गिवन है आपको रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखो फर्स्ट आपको गिवन है 2.5 into 10 to the power minus 3 मोलर, इसको 5 रखते हैं, 5 into 10 to the power minus 3 मोलर। सेकेंड आपके पास 15 into 10 to the power minus 3 मोलर, एंड थर्ड है 15 into 10 to the power minus 3 मोलर। H2 के लिए गिवन आपको 2.5 into 10 to the power minus 3 मोलर, 2.5 into 10 to the power minus 3 मोलर, एंड ये गिवन है 10 into 10 to the power minus 3 मोलर। ठीक है, फिर गिवन है आपको रेट ऑफ रिएक्शन 3 into 10 to the power minus 3, 3 into 9 into 10 to the power minus 3, 3.6 into 10 to the power minus 4। ठीक है, यहाँ पर सॉरी 5 है, वैल्यू गलत लिखी हमने। चलिए तो हाँ, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कैलकुलेट, यहाँ पर लिख लेते हैं कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या कैलकुलेट करना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में कैलकुलेट करना है। देखो क्या क्या गिवन है, एक रेशियो लिखी हुई है, कुछ डेटा गिवन है। ये जो फर्स्ट डेटा है कंसंट्रेशन ऑफ NO है कि फर्स्ट जब एक्सपेरिमेंट था कंसंट्रेशन ऑफ NO कुछ इतनी थी, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कुछ इतनी थी, तब रेट ऑफ रिएक्शन कुछ ये था। सेकंड जब एक्सपेरिमेंट किया तो NO की कंसंट्रेशन, H2 की कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड एक्सपेरिमेंट किया NO की कंसंट्रेशन, H2 की कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन। तीनों चीज गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है। देखिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे क्या लिखिए, रेट लो लिखिए। क्या लिखिए, रेट लो लिखिए फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए, इसी रिएक्शन के लिए ऑर्डर होता है ना, तो इस रिएक्शन क्या लिखिए, रेट लो लिखिए। बताओ रेट कैसे लिखोगे बेटा, R is equal to K into NO की पावर x एंड H2 की पावर क्या लिखोगे, y लिखोगे। सही है, यही तो कैलकुलेट करना है, x और y को करना है। देखो ये तो हो गया कैलकुलेट करना। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन की बात करूं, इस फर्स्ट रिएक्शन के लिए देखो, इस फर्स्ट रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट लॉ लिखूं, इस फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए रेट लॉ लिखूं तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है 3 into 10 to the power minus 5 is equal to रेट कांस्टेंट तो पता ही नहीं तो के लिख दो। सही है, इनटू NO, बताओ NO की कंसंट्रेशन कितनी है फर्स्ट के लिए, फर्स्ट के लिए NO की कंसंट्रेशन है 5 into 10 to the power minus 3 मोलर की पावर क्या है x। H2 की कंसंट्रेशन कितनी है 2.5 into 10 to the power minus 3, पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। देखिए क्या लिखा मैंने, इस रिएक्शन का अगर रेट लो लिखते हैं तो क्या होता है, R is equal to K into NO to the power x and H2 to the power y। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने वैल्यू पुट की यहाँ पर, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कितनी थी 3 into 10 to the power 5 is equal to K, NO की कंसंट्रेशन उठाई यहाँ से और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन उठाई। अगर मैं यही चीज सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए लिखूं तो बताओ सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए क्या हो जाएगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी 9 into 10 to the power minus 5 is equal to K into 15 into 10 to the power minus 3 to the power x
एंड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस, सॉरी ये -5 है पावर, सॉरी गलत लिखा हूँ, -3। ठीक है, चलो थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए लिखा दो। बताओ थर्ड एक्सपेरिमेंट का रेट ऑफ फ्यूजन कितना जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू k इंटू N2 की कंसंट्रेशन है 15 इंटू 10 टू द पावर -3 टू द पावर x, एंड इसकी है 10 इंटू 10 टू द पावर -3 टू द पावर 1। सही है, ये तीन इक्वेशन तैयार हो गई है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर दो मेथड सिखाऊंगा, एक तो जहां पर हम इन्हें सॉल्व करेंगे पूरा, और एक मेथड वो जहां पर हम बिना मार्कर या पेन उठाए इस न्यूमेरिकल को यहीं से सॉल्व कर लेंगे। दोनों चीज साथ में समझते हैं। देखो पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इस तीनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो मैं बोलता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसे बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2, और इसे बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें दो ऐसी इक्वेशन उठानी है। पहले हमें दो ऐसी इक्वेशन उठानी है जहां पर एक वैल्यू क्या हो, सेम हो। जैसे दोनों इक्वेशन देखो, इन दोनों में सेम वैल्यू कौन सी है, इन दोनों में हम देखें तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1, क्या करेंगे पहले हम, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1, सेकंड इक्वेशन को 1 से डिवाइड करनी है। जैसे ही डिवाइड करोगे बताओ, अच्छा मैं पूरी वैल्यू लिख लेता हूं, इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूं, 9 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू k इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर -3 टू द पावर x, एंड 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 टू द पावर y। ये तो होगी इक्वेशन नंबर 2 आपकी। डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 कितनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय k इंटू 5 into 10 to the power -3 power x, and 2.5 into 10 to the power -3 power y। बताओ यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, k से k कैंसिल हो रहा है, 2.5 into 10 to the -3 to the power y, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। ये कितना टाइम्स गया, 10 to the -5 10 to the -5 गया, ये कितना टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया। बताओ क्या बचा, 3 is equal to 15 into 10 to the power -3 to the power x, और ये हो गया 5 into 10 to the power -3 to the power x। सही है, इसे सॉल्व कर लीजिए, ये चला जाएगा 10 to the power -3 से 10 to the power -3 गया, 5 से कितना गया 3 टाइम्स, तो ये आ गया 3 is equal to 3 to the power x। ठीक है, बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या लिखूं कि आपका ये वैल्यू 3 हो जाए। तो बताओ x की वैल्यू अगर मैं 1 लिखूं, x की वैल्यू कितनी लिखूं मैं 1 लिखूं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा ना। मतलब कि यहां से क्लियर हुआ कि आपका जो x है उस x की वैल्यू क्या है, 1 है 1। सही है, अब यही करना है, जैसे हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की वैसे में क्या करना है, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इन दोनों इक्वेशन को उठाओ, क्योंकि इन दोनों में क्या है, देखो x की वैल्यू क्या है, सेम है, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या y, तो यहां से आप y कैलकुलेट कर लोगे। तो अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय 2 सॉल्व कर लीजिए। यहां पर आप जब 3 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो यहां पर जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। ये आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि अगर इस रेट लोग के r की वैल्यू लिखो तो k NO2 की पावर क्या हो जाएगा 1, एंड हाइड्रोजन की पावर भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। सही है, क्योंकि x और y की वैल्यू कितनी है 1 है। तो बताओ यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेट लो में जो भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो पावर है उससे पावर क्या करना है, सम करना है। तो यहां से ऑर्डर आपकी कितनी निकल के आएगी 2, कितनी निकल के आएगी, तो ये इज योर आंसर। तो इस तरह से आप क्या करते हो, ये जो प्रैक्टिकल डाटा जो गिवन है उस पे इक्वेशन बनाओ, उस इक्वेशन को सॉल्व करो, दो ऐसी इक्वेशन उठाओ जिसमें एक वैल्यू क्या हो सेम हो, उसे सॉल्व करो, वहां से x की वैल्यू निकालो, फिर दो ऐसी वैल्यू उठाओ जहां पर एक इक्वेशन वापस क्या हो सेम, जहां से क्या कैलकुलेट करोगे y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, x की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, यहां पर पुट किया, ये हमारा रेट लो कंप्लीट तैयार हो गया, जहां पर हमें पता चल गया कि इनकी स्टोइकियोमेट्री हमें कितनी यूज करनी है। जब स्टोइकियोमेट्री का सम करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब ये तो मेथड था जहां पर हमने क्या किया, हमने मार्कर पेन यूज किया, पेन यूज किया।
अब मैं बिना पेन यूज किए आपको ये समझाता हूँ कि यहाँ पर ऑर्डर कैसे निकालनी है। यहाँ पर अगर इन्हें ध्यान से देखो एक बार, तो मैं NO की कंसंट्रेशन 2 टाइम इंक्रीज करूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम इंक्रीज होगी। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी 2 टाइम इंक्रीज करूँ तो भी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी टाइम इंक्रीज होगी? 2 टाइम्स। मतलब कि रिएक्टेंट की पावर 1 के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी चेंज हो रही है। अब इन दोनों को देखो, इन दो इक्वेशन को उठाओ, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखो। यहाँ पर जैसे ही आपने NO की पावर कितने टाइम कर दी, देखो कितने टाइम इंक्रीज हुई, यहाँ पर 3 टाइम इंक्रीज हुई, 5 to 3 कितना हो गया। यहाँ पर आपने फर्स्ट से सेकंड एक्सपेरिमेंट जब किया तो NO की कंसंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज हुई, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन में कितनी टाइम इंक्रीज हुई है? 3 टाइम इंक्रीज हुई है। हाइड्रोजन तो क्या सेम है, इसको बोल दो। जैसे ही आपने फर्स्ट टू सेकंड में देखो तो NO की कंसंट्रेशन ने 3 टाइम इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन में कितनी टाइम इंक्रीज हुई? 3 टाइम इंक्रीज हुई। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन NO के अकॉर्डिंग क्या चल रही है, साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रही है। NO की कंसंट्रेशन क्या हुई, जैसे 3 टाइम इंक्रीज हुई वैसे रेट ऑफ रिएक्शन कितनी टाइम इंक्रीज हुई? 3 टाइम इंक्रीज हुई। इससे ये पता चलता है कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रही है। मतलब कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर, रिएक्शन जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी पावर क्या है यहाँ पर 1 है। जैसे यहाँ पर देखो NO की कंसंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी टाइम इंक्रीज होगी? 3 टाइम इंक्रीज होगी ना। तो यहाँ पर NO की पावर कितनी है? 1 है। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि जो NO के लिए जो ऑर्डर होगा उसका वो कितना होगा? 1 होगा। ये चीज हाइड्रोजन के लिए बोले। देखो हाइड्रोजन की बात करते हैं, सेकंड और थर्ड को उठाओ। सेकंड और थर्ड में NO की कंसंट्रेशन क्या है? सेम है। लेकिन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन देखो आपने कितने टाइम इंक्रीज की, आपने जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज की तो ये बताओ ये भी कितने टाइम इंक्रीज होगी? 4 टाइम इंक्रीज हुई। यहाँ पे देखो 4 into 2.5 कितना हो गया? 4 into 9 कितना हो जाएगा? 3.6 हो जाएगा। ठीक है, पावर देखो पावर ओवर 8 5 से -4 हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज की तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज हुई? 4 टाइम इंक्रीज हुई। मतलब कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाइड्रोजन की 1 पावर के साथ क्या हो रही है? वेरिएट हो रही है। तो इसलिए हाइड्रोजन की वैल्यू ऑर्डर में क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप रिएक्शन में आप इन सबको सॉल्व किए बिना ही डायरेक्ट आप चेक कर सकते हो कि इनकी ऑर्डर क्या होगी। सही है, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर इसके ऊपर मैं आपको एक न्यूमेरिकल और सिखाता हूँ, उसमें हम बिना इन मेथड को यूज किए डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप। कर लिया सॉल्व? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, उसे ट्राई करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, फॉर द रिएक्शन बिटवीन NO and Cl2 to form NOCl, following data is given। ठीक है, तो डाटा कुछ इस तरह से गिवन है। Cl2 की कंसंट्रेशन गिवन है आपके पास, NO की कंसंट्रेशन गिवन है और इनिशियल रेट गिवन है। जिसे आप रेट ऑफ रिएक्शन भी मान के चल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो कुछ Cl2 की कंसंट्रेशन गिवन है 0.05, सेकेंड है 0.50, थर्ड है 0.05। यहाँ पर गिवन है 0.05, 0.05 एंड 0.50। यहाँ पर गिवन है 1 into 10⁻³ यहाँ पर गिवन है 3 into 10⁻³ और यहाँ पर है 9 into 10⁻3। कैलकुलेट क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैलकुलेट करना है ऑर्डर, सेकेंड आपको कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट को, थर्ड आपको कैलकुलेट करना है
rate of reaction when concentration of Cl2 and concentration of NO is 0.2 मोलर। ठीक है, तो हमें तीन चीज कैलकुलेट करनी है, ऑर्डर, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन। जब Cl2 और NO की कंसंट्रेशन कितनी हो चुकी है, 0.2 मोलर हो चुकी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, वही चीज बिना पेन यूज किए स्टार्ट करें एक बार। देखो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा कि R इज इक्वल टू K इंटू NO टू द पावर X एंड Cl टू द पावर Y, यही होगा। ठीक है, तो देखो पहले हम Cl2 को देखते हैं, पहले Cl2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। Cl2 की कंसंट्रेशन दो ऐसी वैल्यू उठानी है जहां पर एक वैल्यू क्या हो, सेम हो, मतलब कि दो ऐसे इक्वेशन उठानी है जहां पर एक वैल्यू क्या हो, सेम हो। इन दोनों को देखो, यहां पर NO की वैल्यू क्या है, सेम है, तो इनकी वैल्यू सेम है, मतलब कि Cl2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, जैसे ही आपने Cl2 को देखो, Cl2 की कंसंट्रेशन आपने कितनी टाइम इंक्रीज की, यहाँ पर 3 टाइम इंक्रीज की, तो बताओ रेट में कितने टाइम इंक्रीमेंट हुआ, रेट में भी 3 टाइम इंक्रीमेंट हुआ, हो रहा ना। जैसे Cl2 कंसंट्रेशन आपने 3 टाइम इंक्रीज की तो रेट में भी कितने टाइम इंक्रीज हुआ, 3 टाइम इंक्रीज हुआ। मतलब कि जो आपकी रेट है वो Cl2 की पावर 1 के साथ क्या हो रही है, वेरिएट हो रही है। तो Cl2 की यहाँ पर जो y है, उस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। सही है। अब देखो NO के लिए बात करते हैं, वापस ऐसी वैल्यू उठानी है जहां पर दो वैल्यू क्या हो, सेम हो, ऐसी दो इक्वेशन उठानी जहां दो वैल्यू सेम हो। तो सेकंड और थर्ड तो नहीं ले सकते आप, क्यों, कि देखो यहाँ पर किसी की वैल्यू सेम नहीं हो रही दोनों में से। ठीक है, मैं फर्स्ट और थर्ड को उठाता हूँ। फर्स्ट और थर्ड में देखो Cl2 की वैल्यू क्या है, सेम है, और NO की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो फर्स्ट और थर्ड में देखो कि Cl2 की वैल्यू तो क्या है, सेम है, इसको भूल जाओ। लेकिन जैसे ही आपने NO की कंसंट्रेशन 3 टाइम की, देखो यहाँ पर NO की कंसंट्रेशन 3 टाइम की, तो फर्स्ट टू थर्ड में देखो कितने टाइम इंक्रीज हो गई है, 9 टाइम इंक्रीज हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज हो गया, 9 टाइम। तो ध्यान से देखो, NO की कंसंट्रेशन को हमने 3 टाइम इंक्रीज किया, तो रेट में कितने टाइम इंक्रीमेंट हुआ, 9 टाइम। 3 का जस्ट डबल टाइम इंक्रीमेंट हुआ। मतलब ये हुआ कि आपकी जो रेट है यहाँ पर, वो रेट NO की पावर के 2 के इक्वल क्या हो रही है, वेरिएट हो रही है, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। अगर NO की कंसंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम चेंज हुआ, 9 टाइम्स चेंज हुआ। मतलब कि 3 का क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो मतलब कि NO की पावर क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। तो ये हो गया ऑर्डर 2 + 1 कितना हो गया, ऑर्डर 3 हो गया। सही है। चलिए वापस देखते हैं, Cl2 के लिए 3 टाइम मैंने कंसंट्रेशन Cl2 की इंक्रीज की, देखो Cl2 की पावर 1 है, अगर इसकी कंसंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज करो तो रेट में भी कितनी टाइम इंक्रीज हो रहा है, 3 टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है। इसकी कंसंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीमेंट किया तो रेट में भी 3 टाइम इंक्रीमेंट हुआ। NO के लिए बात करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज कर रहा हूं तो रेट में देखो 3 का स्क्वायर कितना टाइम इंक्रीमेंट हुआ, 9 टाइम इंक्रीज हुआ। NO की कंसंट्रेशन देखो फर्स्ट टू थर्ड में 3 टाइम इंक्रीमेंट किया आपने, तो रेट में कितना टाइम इंक्रीमेंट हुआ, 9 टाइम इंक्रीमेंट हुआ। क्लियर है, ऑर्डर आ गया 3। सेकंड क्या है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो रेट कांस्टेंट के लिए कोई भी वैल्यू उठा लो, यहां पर रखो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू NO टू पावर 2 एंड Cl टू द पावर 1। R की वैल्यू फर्स्ट के लिए उठा लीजिए, फर्स्ट डाटा कितना है, 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू K। NO टू द पावर कितनी है, 0.05 का स्क्वायर एंड Cl2 कितनी है, 0.05। इसे सॉल्व कर लीजिए, यहां से आ जाएगा आपके पास K, तो रेट कांस्टेंट K कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 अपॉन 0.25 टू द पावर 2 एंड 0.05, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 0.5 0.125, तो मतलब कि ये हो जाएगा 125 इंटू 10 टू द पावर -6। इसे सॉल्व कर लीजिए, 10 टू द पावर 3 अपॉन 125, मतलब कि हो जाएगा 8 मोलर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व करने का आपका काम है। ठीक है। थर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन Cl2 एंड NO की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.2 हो जाए, तो देखो यहीं पर पुट कर लेते हैं वैल्यू। R निकालना है, K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू NO की पावर कितनी है, NO की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.2 का स्क्वायर, Cl2 का कंसंट्रेशन कितनी है, वो भी 0.2 है, तो 0.2। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। सही है। तो ये था सिग्निफिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, देखिए ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन की अगर ऑर्डर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें प्रैक्टिकल डाटा की रिक्वायरमेंट होती है।
अब हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जब प्रैक्टिकल डाटा गिवन था तो उसकी ऑर्डर हमने कैसे कैलकुलेट की। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमें ये बताता है कि कैसे कैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होते के साथ साथ, रिएक्शन की कंसंट्रेशन चेंज होने के साथ साथ उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, वेरी होती है। वो किस तरह से वेरी होती है वो हमने यहाँ पर सीख लिया। हमने यहाँ से रेट कांस्टेंट निकालना सीखा, हमने यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीखा, जब हमें कोई फिक्स कंसंट्रेशन गिवन है तब ये सब कैलकुलेट करना सीखा। तो आई होप ये दोनों न्यूमेरिकल और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इसी केमिकल काइनेटिक्स को फर्दर आगे मूव करेंगे। और अब आगे हम ये सीखने वाले हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है। उसके लिए हम ग्राफ पढ़ेंगे, कुछ इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे जिसको हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर जो जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं उन सारे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।